नमस्कार। एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। मोदी जी ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर करवा दिया है। तो अब आप पार्टी क्या करे? आप पार्टी ने उसी को मुद्दा बना दिया है। सहानुभूति, केजरीवाल के प्रति जो हमदर्दी है दिल्ली के लोगों में, और केजरीवाल का जो लोगों से जुड़ाव रहा है, उसकी याद दिलाने के लिए अब आप पार्टी के मंत्री और कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और मुद्दा बन गया है कि साहब जेल के बदले वोट, जेल का जवाब वोट से देंगे। मगर सवाल ये है कि क्या ये दांव काम करेगा? कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि बाकी सारे चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे लालू यादव रहे, हेमंत सोरेन रहे, जिस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने पद से त्यागपत्र दिया और कहा कि जब मैं क्लीन हो जाऊंगा तभी वापस आऊंगा। कुछ लोगों को यह भी कहना है कि जो केजरीवाल ने अपना नया बंगला बनाया है, शीश महल जिसको कहते हैं, उससे उनको मोह हो गया है और इसीलिए वो पद त्याग नहीं कर रहे हैं और अपनी पार्टी के किसी अन्य नेता को वो उभरने नहीं देना चाहते, इसलिए चीफ मिनिस्टर भी नहीं दूसरा होने देना चाहते। बहरहाल कई मुद्दे हैं, कई पहलू हैं इसके, और हम उन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुनील शुक्ला जी और जगदीप सिंह सिंधु दिल्ली से, और ऑफ कोर्स हमारे कोलीग कुमार भवेश चंद जी हैं, जो एक तरह से सारा जो एडिटोरियल कंट्रोल उनके हाथ में है। और ये रिमोट भी मेरा उन्हीं के पास है, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही विंडो चलती है। बहरहाल, तो भवेश जी, आपने इस पे कुछ रिसर्च किया है, कुछ वीडियोस हैं आपके पास। दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं? क्या साथ देंगे आप पार्टी का, केजरीवाल का? जी जी, रिसर्च ये है कि आम आदमी पार्टी, देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय पार्टियों में से एक है, तो वो इसका वीडियो बनाकर भी डाल रही है ताकि एक जो सीधे जो जनता से कनेक्ट कर ही रही है और जनता का रिस्पांस भी उसको मिल रहा है। कुछ लोग सिर्फ शांत भाव से सुन ले रहे हैं उसकी बात कि भाई ठीक है, केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, वो अपनी राय नहीं दे रहे हैं। लेकिन कई जो वोटर हैं वो मुखर भी हैं और वो उसको रिएक्ट भी कर रहे हैं वहीं पर। एक मैं वीडियो दिखाऊंगा, बड़ा दिलचस्प है। उसमें एक सज्जन बोल रहा है कि मैं होम मिनिस्ट्री में था, वहीं से रिटायर किया हूँ और सब जानता हूँ। तो दोनों अर्थ है। उन्होंने कोई ऐसा व्यंग में कहा है कि कैसे कहा है वो आप डिसाइड करें, लेकिन मैं वो भी दिखवाता हूँ। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? देखिए, आपको पता है कि हमारे सीएम साहब को झूठे आरोप लगा के होम मिनिस्ट्री से रिटायर हो। आई नो एवरीथिंग। अच्छा, फिर तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है कि क्या चल रहा है। तो देखिए, इस बार हमें जो सीएम की गिरफ्तारी हुई है, इन लोगों ने क्यों गिरफ्तार किया कि सीएम साहब कैंपेन ना कर सकें। लेकिन अब दिल्ली वालों को इसका जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को वोट देके इस गिरफ्तारी का इस बार जवाब देना है। ये सही राम जी हैं, ये हमारे लोकसभा के कैंडिडेट हैं। ठीक है जी, बढ़िया। देखिए, आपको पता है कि सीएम साहब को एक झूठा केस लगा के जेल में डाल दिया है, और केस लगाने का यही मतलब है क्योंकि वो चाहते हैं वो चुनाव में ना आ पाएँ, कि उनका काम जो फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह देते हैं वो रुक जाए। तो इस बार दिल्ली वालों को जो सीएम साहब की गलत गिरफ्तारी हुई है उसका जवाब अपने वोट से देना है। ठीक है जी, तो यही हमारा जवाब देने का तरीका होगा, वरना आम इंसान की आवाज़ कहाँ सुनी जाती है, ठीक है ना। तो अरविंद केजरीवाल ने हमेशा दिल्ली वालों के लिए सब कुछ किया है, तो अब हमारी बारी है अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ करने के लिए। आइए, तो इस बार जेल का जो जवाब है ना, हमें वोट से देना है। ठीक है जी, तो इस बार जो उनकी गिरफ्तारी का जवाब है ना, वो हमें वोट से देना है। तो इस बार ही आम आदमी पार्टी को
नमस्ते 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 जी आंटी, कैसे हो? बस बढ़िया। ठीक हो जी? तो आंटी हाँ जी, उन्हीं को देंगे ना। आप तो हमारे लिए हो। ये सही राम जी है, हमारे कैंडिडेट हैं। आंटी, इस बार झाड़ू पे ही बटन दबाना है, क्योंकि इन्होंने झूठे आरोप लगा के हमारे सीएम साहब को जेल में डाला है, ठीक है ना? तो अपना जवाब देना है वोट का। वोट तो ये वीडियो तो जाहिर है कि आम पार्टी के लोगों ने जारी किया है, तो ये सारी प्रतिक्रियाएं उनके पक्ष वाली हैं, बाकी का हम नहीं जानते कि और दूसरे लोगों की भी कुछ प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। जी भवेश जी। जी, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, इस तरह से पब्लिक कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आमतौर पर जो है बड़ी रैलियां नहीं करके आम आदमी पार्टी लोगों के साथ सीधे सीधे संवाद करने की कोशिश कर रही है, जा रही है। तो इसका एक अलग फर्क पड़ता है। इसका फर्क ये पड़ता है कि उनके पास आए, ठीक है, उन्होंने वहां रिस्पॉन्ड नहीं किया वहां, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुखर वोटर भी है जो ये कह रहे थे। मैं आगे दिखाऊंगा उस वीडियो को कि नहीं, ये गलती कर रहे हैं और मोदी सरकार जो है ठीक काम नहीं कर रही है। तो दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन एक जनता के साथ सीधे जुड़ के आप अपनी बात कह के, दूसरे दल वाले अगर ऐसा नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से उनके मन में, जनता के मन में या वोटर के मन में रह जाएगा कि भाई वो आया तो था, दरवाजे पर आया, पाँव छुआ, वोट जो है नेता आ रहे हैं, पाँव छू रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें ऐसा करना है। तो इसका एक पॉजिटिव असर पड़ता है। अब देखते हैं कि अभियान आगे बढ़ता है तो और किस तरह की चीजें निकल के आती है। कि आप कह सकते हैं कि ये वैसे वीडियोस हैं सिर्फ, लेकिन वहां मीडिया भी थी, तो मीडिया से भी वो बीच बीच में बात करी थी। बहुत लंबा वीडियो है, उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाया है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि एक महिला तो भिड़ गई कि नहीं, मोदी बहुत गलत काम कर रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, आप चर्चा को जी जी जी। तो मैं चर्चा का वही जो बिंदु उठाया है उन्होंने अपने उसमें कि जेल में रखने का मकसद क्या है? क्या केवल केजरीवाल को बदनाम करना है, या ये भी है कि चूंकि केजरीवाल अब इंडिया गठबंधन के साथ हो गए हैं, तो केजरीवाल देश भर में प्रचार के लिए न जा पाए, क्योंकि केजरीवाल एक अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, एक वक्ता हैं और कैंपेन में माहिर हैं, सोशल मीडिया कैंपेन में भी माहिर हैं। तो क्या उनका मकसद मोदी जी का केजरीवाल को इस चुनाव प्रचार से रोकना है? सुनील शुक्ला जी, आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद रामदत्त जी। ये तो जो कार्रवाई हेमंत सोरेन के खिलाफ हुई है और जो कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुई है, आम धारणा यही है कि यह इनको चुनाव अभियान से रोकने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं चाहती थी कि आम आदमी पार्टी इंडिया दल समूह में शामिल हो या इंडिया दल समूह के साथ मिलकर कोई चुनाव लड़े। उनको इस बात से कोई एतराज नहीं रहा होगा कि वो अलग से चुनाव लड़े, लेकिन गुजरात में उन्होंने चुनाव लड़ा, कोई गुजरात की विधानसभा चुनाव में भी कोई विरोध नहीं पैदा किया सत्तारूढ़ दल ने। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी इंडिया दल समूह के साथ खड़ी हो गई, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या हो गई। लोगों ने कहा, अब मनोज तिवारी जी का एक स्टेटमेंट आप सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इंडिया दल समूह में शामिल नहीं होने की बात कह रही थी, वो शामिल हो गई। एक है उनके मन में यह हिचक है। वजह क्या है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल करके लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं दिल्ली में, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। जो गैर भाजपा मतदाता हैं, उनके बिखराव को रोकने में बहुत बड़ा कारगर हथियार है। जो इस संकोच में भी भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं कि हमें अपना वोट नहीं बर्बाद करना है, जीतने वाली पार्टी के साथ खड़ा होना, तो उन ऐसे वोट भी रुकेंगे। ये एक बहुत बड़ा संकट था और भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में एक एक सीट की चिंता कर रही है, क्योंकि उसको ये पता है कि वो स्थिति नहीं बनने वाली है जो 2019 में थी। और दिल्ली में विधानसभा के 3 चुनाव हारने के बावजूद 2014 और 2019 दोनों के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीटें जीती। आज भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली ताकत से एक बेचैनी है।
क्योंकि यह मिलीजुली ताकत न केवल दिल्ली में बल्कि हरियाणा में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में असर डालती है। गुजरात में भी दोनों दलों की मिलीजुली ताकत लगभग आधा दर्जन सीटों पर प्रभाव डालते हैं। और ऐसे दौर में जब सत्तारूढ़ दल के भीतर एक तरह की बेचैनी है, सत्तारूढ़ दल के अंदर विद्रोह की स्थितियां हैं, वहां उनके उम्मीदवार टिकट वापस कर रहे हैं, एक क्षत्रिय समाज और गैर क्षत्रियों के बीच में एक अलग तरह का संघर्ष दिखाई पड़ रहा है गुजरात में, तो यह जो मिलीजुली ताकत है वह बीजेपी की बेचैनी है, स्वीकार कर नहीं रहा। सवाल इस बात का है कि ये जो जिन घटनाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये आज और कल की घटना नहीं है। और जो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से यह बात लोगों के बीच में ले जा रही है कि अगर यह शराब नीति का घोटाला है तो शराब बेचने वाले के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई, उसमें तो किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो ये और जो जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया उसको तो जांच एजेंसियां राहत दे रही हैं। उनके बेटे को आप जो एनडीए के सदस्य है टीडीपी उसका उम्मीदवार बना दे रहे हैं। तो एक अलग तरह का माहौल आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाने में कामयाब रही। और जो इस जो डोर टू डोर कैंपेन है आम आदमी पार्टी का, इसके पहले जो इंडिया दल समूह की सभा हुई, रैली हुई दिल्ली में, वो कितनी सफल थी, बड़े पैमाने पर लोग उसमें आए। तो एक राजनीतिक माहौल इस तरह का बनता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को उनके राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का अवसर नहीं देना चाहती। यह भारतीय और जिस आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार अभियान चलाती है उससे कहीं कोई कमी नहीं छोड़ती है आम आदमी पार्टी। उसका प्रचार अभियान ऐसे ही चलता है, उनके भी कार्यकर्ता ऐसे ही। और अरविंद केजरीवाल ने अपने मुद्दे को गर्म रखा। संजय सिंह किसी बीच में संजय सिंह की जमानत पे बाहर आने के बाद जो आक्रामकता उन्होंने दिखाई है उससे एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। उन्होंने पूरे के पूरे मसले के ऊपर जो जिस तरह से बात रखी, कई इंटरव्यूज उन्होंने दिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के मसले को लेकर के लोगों के बीच में गए। आज लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो एक जो आक्रामकता संजय सिंह ने अपनाई उससे भी एक तरह का ये माहौल बना कि यह उत्पीड़न की कार्रवाई है। और ये तथ्य है कि अगर कोई भी कानून आप समान रूप से लागू नहीं करते तो वह कानून का लागू करना नहीं माना जाता, बल्कि उत्पीड़न की कार्रवाई मानी जाती है। तो अब अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के लोग यह माहौल बनाने में सफल दिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके दमन के लिए है। जी नहीं, ठीक है आपका ये बिल्कुल कि भाई अच्छा देखिए, ये भी होता है कि जब सरकार किसी का उत्पीड़न या हमदर्दी करती है, ज्यादती करती है, तो अक्सर पब्लिक की भी सिंपैथी उसके साथ हो जाती है। और देखिए अभी तक तो कानून यही रहा है, अदालतें ये कहती रही कि भाई जो कैबिनेट होती है, सरकार होती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, उसका काम है पॉलिसी बनाना और उस पॉलिसी पर जो भी नुक्ताचीनी है, कंट्रोल करना है, जो भी जवाब तलब करना, वो विधानसभा का काम है। अगर पुलिस, सीबीआई, ईडी इस तरह जांच एजेंसियां अगर सरकारों की पॉलिसीज को जाके जांच पड़ताल करने लगेंगी तो इस देश में तो बहुत अनार्की फैल जाएगी। मतलब फिर तो कोई वही नहीं रहेगा कि मोदी जी ने ये पॉलिसी बनाई और पता चला कि साहब उसको सीबीआई जांच कर रही है। ये तो कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन अब ठीक है, हो सकता है आगे चल के इस पहलू पर भी कोर्ट कोई रोशनी डाले। जगदीप सिंह जी, आप तो बिल्कुल ये जो बवंडर जहां तूफान चल रहा है, मंडरा रहा है, उसके बीचों बीच है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, क्या असर होगा केजरीवाल की गिरफ्तारी का? केवल दिल्ली पे इफेक्ट होगा या और जगह भी होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल का उदय जिस एक आंदोलन से हुआ और जहां उनको ऐसा लोगों ने समर्थन दिया, आज जिस तरह से भावेश जी ने ये वीडियो दिखाए हैं और जो वो एक कैंपेन उन्होंने दिल्ली में शुरू किया है,
तो ये साफ दर्शाता है कि वो दोबारा उसी विश्वास को हासिल करना चाहते हैं दिल्ली की उस पब्लिक में, पंजाब की उस पब्लिक में जहां उनको समर्थन मिला। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर अपने उद्देश्य को पाने के लिए राजनीतिक तौर पे हर उस ताकत को नियंत्रित करना चाहती है जो उनकी जीत में कहीं कोई बाधा बनने के आसार होंगे। तो ये जो कार्रवाई उन्होंने की और उसके विपरीत उसके सामने केजरीवाल की पार्टी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा लोगों में इस तरह के अभियान को लेके जाना, ये अपने आप में भारतीय राजनीति में नया एक प्रयोग, विचित्र प्रयोग है। और वो चाहते हैं कि जिस तरह का समर्थन उनको पहले रहा है, वो समर्थन उसी प्रकार उन्हीं गलियों से दोबारा उभरे और उनको अपने उद्देश्य को हल करने के लिए एक समर्थन, जन समर्थन मिले। लेकिन जो बिंदु आपने उठाया कि नीतियों पे अगर जांच होने लगेगी तो ये इस डेमोक्रेसी के लिए एक प्रश्न खड़ा करता है। और जो नीतियां सरकार के स्तर पे बनती हैं और नीतियां बनाने के लिए ही सरकार का गठन भी किया जाता है, तो ये एक बिंदु और एक पहलू ऐसा है जिसकी समीक्षा होना अति आवश्यक है। उसके अलावा जहां तक प्रभाव की बात है, तो पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में जहां इनका आधार बढ़ रहा था, पंजाब की सरकार के पिछले 2 साल के कार्यकाल में, 2.5 साल के कार्यकाल में पंजाब में इनका ग्राफ काफी नीचे आया है। हरियाणा में उस तरह से इनका प्रभाव बन नहीं पाया था। हिमाचल के अगर विधानसभा चुनाव को हम देखें तो इन्होंने बीच में ही वहां से अपना मैदान छोड़ दिया था। जहां तक और राज्यों की बात है, वहां प्रभाव जो बनना है वो इनकी पार्टी के अपने जो अंतर्द्वंद हैं, वो जब तक हल नहीं होंगे तब तक वो प्रभाव उस तरह से उतना सशक्त धरातल पे दिखाई नहीं देगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक पार्टी के सवाल है, ये पार्टी राजनीतिक दल की जो एक संरचना है, संगठनात्मक संरचना है, वो इस पार्टी में नहीं है। ये एक एडहॉक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं और इसका भी जो एक खामियाजा है वो इस सारी पार्टी को आने वाले समय में तंग करेगा, परेशान करेगा। और जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में बहुत से लोगों ने जो इनको समर्थन बार बार दिया था, मैं अच्छे से समझता हूं कि दिल्ली के जो आम लोग हैं उनमें पहले टर्म में और दूसरे टर्म में एक तरह का विश्वास उन सुविधाओं को लेके रहा जो केजरीवाल की नीतियों के द्वारा लोगों को उपलब्ध कराए गए, जिसमें बिजली, पानी और यात्रा और कुछ शिक्षा के क्षेत्र में थे। तो नीतियों के हिसाब से अगर देखा जाए, उनकी समीक्षा अगर करनी है तो वहां कितना एक्सचेकर को लॉस हुआ तो वो भी हो सकता है। लेकिन ये जो सारे जो इन पे अब इल्जाम लगाए हैं या ये जो आरोप लगे हैं, ये आरोप राजनीतिक आरोप ज्यादा दिखाई देते हैं ताकि वो अपना भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्य में आने वाली बाधाओं को कम से कम कर सके, मेरा ऐसा मानना है। और जहां तक प्रभाव की बात है, मुझे लगता है कि इसका सीमित प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि ये चुनाव का समय है और चुनाव में ऐसी गतिविधियों का कहीं प्रभाव पड़ता भी है। जी, आपने सवाल उठाया कि जो उन्होंने लोगों के लिए तमाम पॉलिसीज बनाई, बिजली, पानी, इन सबसे एक्सचेकर का लॉस हुआ, तो भाई एक्सचेकर तो पब्लिक का ही है, पब्लिक का टैक्स का पैसा है। हाँ, दिल्ली को ये एडवांटेज है कि जो नया जीएसटी रूल है उसमें कंजम्पशन पर टैक्स लगता है, तो दिल्ली का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और इसलिए ये कहा जाता है कि प्रोडक्शन स्टेट के बजाय कंजम्पशन स्टेट। तो दिल्ली में पैसा खूब अगर आ रहा है खजाने में
तो अगर बिजली में, पानी में और हेल्थ में, एजुकेशन में लाभ दिया जा रहा है तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। और अगर मोदी जी बात करते हैं कि लाभार्थी वर्ग है उनका क्रिएट किया है उन्होंने, तमाम फायदा दिया, और तमाम चुनाव समीक्षक भी कहते हैं कि साहब वो लाभार्थी वर्ग उनके साथ है, तो भवेश जी क्या केजरीवाल का जो लाभार्थी वर्ग है वो उनके साथ नहीं रहेगा? आपका जी जी, देखिए इस लड़ाई को हम लोग इस रूप में देख रहे हैं या इस रूप में आकलन कर रहे हैं कि ये 2024 के लिए ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है इसके दूरगामी इसकी मार है। 2025 में आपको यानी दिल्ली को चुनाव में जाना है, विधानसभा चुनाव में जाना है, तो ये चिंता उससे भी जुड़ी हुई है। और ये चिंता इस बात से भी जुड़ी हुई है कि आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रेंथ है दिल्ली में, अगर देखा जाए तो वोटों के प्रतिशत के आधार पर 6-7-8% का, मैं एग्जैक्ट तो अभी नहीं बता पाऊंगा, शायद एग्जैक्ट भी बता दूं, मैं दिल्ली में पिछली बार जो है 53% आम आदमी पार्टी को वोट मिले थे और 38% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे। तो एक जो फासला है उस फासले को बीजेपी कवर अप कर ले और 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी किसी मुश्किल में आ जाए, तो इस नजरिए से भी आम आदमी पार्टी इस चुनाव को देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अप्रोच है वो ये समझ में आ रहा है मुझे कि सीधे सीधे विपक्ष को डिस्क्रेडिट करो, विपक्ष को दो मामले में घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहला तो ये कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, दूसरा ये परिवारवादी हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री के तमाम भाषणों में, जो वो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, वो दक्षिण भारत में जा रहे हैं, वो राजस्थान और कहीं भी भाषण कर रहे हैं, तो उनके भाषणों में विपक्ष को यही वो बार बार उसको ग्रिल कर रहे हैं कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। तो एक आरोप लगा के, और ये पब्लिक के समझिए पब्लिक डोमेन में आ गया। अब पब्लिक ये समझ रही है कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है, ये पब्लिक को भी तय करना है। तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इसको एक तरह से पब्लिक के प्रीव्यू में ले गई है, पब्लिक के अदालत में लेकर पहुंच गई है कि देखो भाई हमने ये काम किया, जो मुद्दे गिनवाए हैं जगदीप जी ने, दिल्ली में जिस तरह से वहाँ की सरकार चल रही है, मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, स्कूल अच्छे स्कूल बनाए हैं, जो बार बार दावा किया जाता है कि एक लैंडमार्क काम है उनका, और भी जो काम है उनके, उनको अपना लैंडमार्क काम बताते हैं और कहते हैं उसकी वजह से ये आम आदमी पार्टी बार बार आती है। और अब उसका दूसरे प्रदेशों में भी विस्तार हो रहा है। भाई पंजाब में सरकार बन ही गई, हरियाणा में उनकी ताकत बढ़ी रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने समझौता कर लिया है कांग्रेस के साथ। तो ये पूरा माहौल है और वो इसीलिए पब्लिक कनेक्ट पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि पब्लिक कनेक्ट के साथ ही बड़ी हुई ये पार्टी है। मैं एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें जो मतदाता है किस तरह से वो साथ में सुर मिला रहा है और कह रहा है जवाब मिलेगा। तो जैसे नमस्ते जी आंटी, नमस्ते 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 नमस्ते, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बस देखिए, आपको पता है कि सीएम साहब को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। इसलिए किया है क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो दिल्ली वालों को फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल देते हैं, तो बर्दाश्त नहीं होता ना इनसे। तो इस बार देखिए, अगर हमें लगता है कि ये गलत हुआ तो हमें इसका जवाब अपनी वोट से देना होगा, ठीक है ना? वरना क्या हम आपस में बात करते हैं। ये सही राम जी हैं, हमारे MP कैंडिडेट हैं। देखिए, हम आपस में बात करते हैं गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, लेकिन अगर हमें लगता है कि गलत हुआ तो इसका जवाब हमें अपने वोट से देना होगा, ठीक है ना? कि भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल जाए कि दिल्ली वाले किसके साथ खड़े हैं। कुछ नहीं होता, बाहर आ जाएंगे, सब कुछ है, फिक्र मत करो किसी बात का भी जी। ये अंधेरी है, कट जाएगी बस। देखिए, अगर बादल छट जाएंगे। देखिए, अगर हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ गलत हुआ है तो हमें उसका जवाब अपने वोट से देना होगा। वरना हम देखिए आपस में बात तो करते हैं कि गलत हुआ, ठीक नहीं किया, लेकिन इसका जवाब हमें अपने वोट से देना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस सड़क पे है वो केजरीवाल ने बना दी, यही काबिलियत उनकी है, यही सब कुछ है। कभी इसके साथ है हमारा सब परिवार का। ये सही राम जी हैं, हमारे लोकसभा के कैंडिडेट हैं। इनको आप इस बार MP बना के भेजना है। नमस्ते नमस्ते अंकल जी, ऐसे ही छुटे रहो। ये देख लो अंकल, इस बार बहुत बड़े वर्कर हैं जी। ये तो ये क्या कहना, MLA हमें ऐसे ये बेटी है हमारी, मेरे तो स्टूडेंट की बेटी है। नमस्कार संजय जी। अंकल, अब सही राम पहलवान जी को हमें अपना सांसद बना। नहीं जी नहीं, ये तो बेटी है तो आपका घर है, की बात ही नहीं है।
अंकल देखिए, आपको पता है कि सीएम साहब को झूठे केस में गिरफ्तार ये तो किया है, बिल्कुल ही कतई करे, अन्याय है। ठीक है ना जी। तो इसका जवाब हमें अपने वोट से देना है। हम आपस में बात करते हैं कि गलत हुआ, गलत हुआ, ये मिलेगा जवाब। हाँ जी। और तो देख रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि मिलेगा जवाब, है ना। तो वहां पे एक जो 53% वोट जो है कम नहीं होता है, वो वोट परसेंट उसका गिरे नहीं, वो उनके मतदाता उनके साथ जुड़े रहे। और चूंकि 25 में चुनाव में जाना है, ये चिंता आम आदमी पार्टी की है। और आम आदमी पार्टी जानते हैं आप कि सोशल मीडिया पर या ये कनेक्शन वाले जो प्रॉब्लम, सीधे दो देखिए, दो उनकी बहुत मजबूत स्थिति है। एक तो वो सीधे सीधे पब्लिक कनेक्ट में रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी सारी योजनाएं ऐसी है जिससे पब्लिक का कनेक्ट बना रहे। और दूसरा वो कि वो सोशल मीडिया पर वो टक्कर देने की स्थिति में है आज भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, उसका वो जवाब दे रहे हैं। और उसका जवाब वो मुझे लग रहा है कि वो ठीक ठाक दे रहे हैं। और दिल्ली की जनता, चूंकि वहां पे कई प्रदेशों से आकर बसे हुए लोग वहां के मतदाता हैं, तो एक वहां पे हम लोग जब नजर डालते हैं, दिल्ली में नजर डालते हैं, तो हमारी नजर ये भी रहती है कि लोग किस तरह से इस पूरे अभियान को देख रहे हैं। ये जो 2024 का चुनाव है, उसमें मोदी के बारे में क्या परसेप्शन क्रिएट हो रहा है और विपक्ष के बारे में क्या परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। आप आगे बढ़िएगा, लेकिन मैं एक और वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद आप अगले गेस्ट की तरफ जाइएगा। देखिए कि ये महिला क्या कह रही है। जो एक आम बात होती है ना कि भाई मोदी जी के प्रति गुस्सा है, तो वो एक गुस्सा स्पॉन्टेनियस नजर आया है। नमस्कार नमस्कार नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते 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 नमस्ते। आपको पता है अंकल, इस बार केजरीवाल जी को ही वोट देना है। इस बार आपको पता है कि सीएम साहब को झूठे आरोप लगा के इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तो हमें जो अपना जवाब देना है केंद्र सरकार वालों को अपनी वोट से देना है, ठीक है ना जी। दिल्ली वालों को अब इस बार जवाब देना होगा। जनता को पता है, सब वाली बात नहीं है, लेकिन ये फकीरों को नहीं पता। लकीर के फकीर है ना, इनका कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ नहीं, वो ठीक बात है। बाकी हम किसने देनी है उनको पता ही है, आपके साथ ही है। चलिए, काम का भी पता है। जान लिया होगा। हमें बहुत ज्यादा दुख है जो केजरीवाल जी के साथ इतनी ज्यादती की जा रही है। उन्होंने जनता से इतना प्यार किया है, इतना साथ दिया है, हर दुख सुख में हमारे साथ हैं वो, और हर फैसिलिटी उनसे मिल रही है। बीजेपी वालों की तो कभी चेहरा ही नहीं देखा, बस बीजेपी के नारे लगते हैं और वोट जीत के एक साइड बैठ जाते हैं। सीनियर सिटीजन की जो है पेंशन वगैरह खत्म कर दी है, जो बैंक से हमें एफडीओ से कुछ मिलता था वो कम कर दिया है। गरीबी को ऐसे तूफान में कर रहे हैं, गरीबी नहीं खत्म कर रहे, गरीबों को भूखे मार के गरीब खत्म कर रहे हैं। आज ये नारे लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार, वो कहते हैं भ्रष्टाचार बचाओ, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार खत्म करो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये गरीबी नहीं खत्म कर रहे हैं, गरीबों को खत्म कर रहे हैं भूख से मार मार के। पार्टी सेंटर में जाती हूँ सेवा पे ब्यास वाले, तो वहाँ एक दो रात मुझे कमरे में रहना पड़ता है जब हमारे बाबा जी आते हैं। वहाँ के गरीबों से बिल्कुल डायरेक्ट मेरी बात हुई है। जहाँ 25-25 किलो 35-35 किलो गेहूँ मिल रहा था, उन बेचारों को 2.5 किलो मिल रहा है। आंखों में आंसू भर के वो बता रहे हैं कि हम सच्ची में एक टाइम खाना खाते हैं। ठीक बात। और अनाउंसमेंट हर वक्त मोदी चालीसा चल रहा है टीवी के ऊपर। मैंने हस्बैंड से लड़ाई शुरू कर दी कि समाचार कभी नहीं सुनोगे। तो इस बार आंटी इतनी चिढ़ गई हूँ मैं। अपना जो गुस्सा है ना, ये हमारा इस बार वोट देके हमारा आशीर्वाद है, केजरीवाल जी जरूर इज्जत से बरी होंगे और कुछ जाति उनके साथ नहीं होगी, वरना बहुत जाति करेंगे, मतलब सही नहीं होगा ये। बस ठीक है, नमस्ते। तो एक बात मैं और बता देता हूँ बस, ये जो कैंडिडेट साथ में घूम रहे थे, ये तुगलकाबाद से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और पिछली बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो विधुड़ी है उनको हराया था। तो ये वहां का इक्वेशन है, और उसको जो है आम आदमी पार्टी अपना एक चुनावी दाव, मोदी ने मौका दे दिया है तो मौके पर चौका मारने की कोशिश में। अब देखिए जनता किस तरह से इस पर रिएक्ट करती है। लेकिन ये अभियान मुझे लग रहा है कि पब्लिक कनेक्ट का एक अच्छा अभियान है। सभी राजनीतिक दलों को जनता के साथ सीधे संवाद स्थापित करना चाहिए। देखिए, ये आतिशी ये मौका भी दे रही है लोगों को इंटरव्यू रिकॉर्ड कर करके कि लोग अपना गुस्सा, अपनी हमदर्दी प्रकट करें और हम लोगों तक पहुंचे, दूर दूर तक।
और मुझे तो ये लग रहा था कहीं ये महिला अपना घर का टीवी ना तोड़ दे, जो इतना नाराज है ये गोदी मीडिया कि मोदी चालीसा से, और हस्बैंड से भी झगड़ा कर रहे हैं, इनका हो जाएगा अगर ये मोदी चालीसा के चक्कर में। तो खैर ये सुनील जी, ये देखिए केजरीवाल के कई डायमेंशन है, उसमें एक डायमेंशन ये भी है कि उनकी ऑल इंडिया एम्बिशन थी, देश भर में कोई वो उससे संतुष्ट नहीं थे दिल्ली के मुख्यमंत्री होने से। और ये भी कहा जा सकता है कि वो अपने आप को एक प्राइम मिनिस्टर मटेरियल के रूप में भी तैयार कर रहे थे, जिसमें मोदी जी का विकल्प भी ढूंढा जा सकता है। लेकिन उस पे मोदी जी ने उनके मतलब ऊपर जो चोट की है, वो चोट की है उनकी जो ईमानदार नेता की पहचान पर। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जिस तरह से उनको बंद किया गया है शराब घोटाले में, कथित शराब घोटाले में, तो उससे जो उनके एक ईमानदार नेता की छवि है, जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया गया कि उन्होंने पंजाब और गोवा के चुनाव के लिए चंदा लिया गलत लोगों से, रिश्वत ली, हालांकि अभी तक ये आरोप नहीं लगा कि उन्होंने कोई अपने निजी लाभ के लिए, पार्टी फंड के लिए लिया। तो आपको लगता है कि इससे जो उनकी यूएसपी है कि भाई एक ईमानदार नेता राजनीति में आया, और वो यही कह के आए भी थे कि मैं नई राजनीति करूंगा, तो ये भी हो रहा है कि वो भी दूसरों की तरह, वो भी इसी तरह से चंदा लेके पूंजीपतियों से या ठेकेदारों से, शराब वालों से, और वो भी राजनीति कर रहे हैं। तो क्या इससे केजरीवाल के प्रति जो लोगों का नजरिया बदल पाएंगे मोदी जी, उनको जेल में रख के भ्रष्टाचार के आरोप में? जब भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड के तथ्य सामने आने के बाद कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके पैसा लिया गया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप होगा बीजेपी को लेकर, अरे आम आदमी पार्टी को लेकर के, उसको स्वीकार कर लेंगे? अगर सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती जो गलत सलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिए हैं, जो लगातार घाटे में चल रहे थे, उन्होंने बड़े करोड़ों रुपए चंदा दिए, जो नई कंपनियां थी उन्होंने अरबों रुपए चंदा दे दिए, और भारत सरकार जानने का प्रयास नहीं कर रही है, सत्तारूढ़ तक जानने का प्रयास नहीं कर रहा है कि ये पैसा आया कहां से, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर और लगने वाले आरोप को लोग मान जाएंगे। ये सवाल इस बात का है कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते नजर आते, पिछले 10 सालों में आपने किस भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा एक काम किया ना उन्होंने, इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट थी कि देश भर से 25 बड़े नेताओं को जो भ्रष्टाचार के आरोपी थे उनको लाके उनकी धुलाई सफाई कर दी। तो ये काम तो कर दिया उन्होंने। तो आप सोचिए ना कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर, आप अजीत दादा पवार पे आरोप लगाते हैं हजारों करोड़ रुपए के घपले का, अगले दिन आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। कौन सा ऐसा नेता? आप अभी नवीन जिंदल के खिलाफ आपने कोल घोटाले का आरोप लगाया था, कोयले घोटाले का, आप उनको अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, शाम को टिकट दे देते हैं। एक दो नहीं, लंबी 25 लोगों का नाम आप खुद ही बता रहे हैं और अखबारों ने भी छापा इसको। जिस हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ आपने कितने आरोप लगाए थे, आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अब शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आपने कितने आरोप लगाए थे, वो विपक्ष के नेता हैं। जिन लोगों के खिलाफ आपने आरोप लगाया उनके खिलाफ कौन सी आपने कार्रवाई की? तो क्या ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, पब्लिक विमर्श में नहीं है, जनता के विमर्श में बातें नहीं होती है? और अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ यह मामला कब का है? आज घटित हुआ है जब आपने उनकी गिरफ्तारी कर ली, और आप जो न्यायालय जब कोई बात पूछ रहा है, संजय सिंह वाले मामले में क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि अब तथ्य रखिए, तो आपने उनका विरोध करना बंद कर दिया। मैंने आपने जमानत का विरोध तक नहीं किया। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आप विरोध करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट देना होगा और हम पूरे मामले के तथ्यों पर टिप्पणी करेंगे, बैकआउट कर गए आप। तो सवाल इस बात का है कि जब आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, आप उनके खिलाफ कोई मजबूती के साथ कोई तथ्य नहीं रख पा रहे हैं, तो कैसे लोग मान लेंगे आपकी बात? और दूसरी चीज यह है कि अब
भारतीय जनता पार्टी अरबों रुपए चंदा ले ले तो आपको भ्रष्ट नहीं मानेंगे। कुछ पैसा चंदा मिल जाए या आप आरोप लगा दे कि शराब सिंडिकेट से आपने पैसा ले लिया तो उसको मान जाएंगे। मैं कोरोना का इंजेक्शन लगाने वाली देने वाली कंपनी से आप करोड़ों रुपए चंदा ले रहे हैं तो उसको लोग नहीं मानेंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो दवाओं की कीमतें लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं उनसे आप चंदा ले ले तो आपको नेता नहीं लेंगे, आपके आरोप को स्वीकार कर लेंगे। देखिए, इस तरह के आरोप तब स्वीकार्य होते हैं जब आप किसी भी कानून को समान रूप से लागू करते हुए दिखाई। ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें और पूरा देश से मान जाए कि नहीं साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। किस बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई पिछले 10 सालों में? जिन लोगों को आप जेल भेजने की बात करते थे उनके खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई कर दी? विपक्ष की आलोचना करके आप अपने विफलताओं को ढक नहीं सकते, संभव नहीं है ये। आम आदमी पार्टी को आप इस बिना पर कि भ्रष्टाचारियों के साथ हैं या चंदा लेने के लिए उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ दिया, आप खारिज नहीं करा सकते। आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिर वो तथ्य आपको सामने रखने पड़ेंगे। जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो तथ्य हैं वो बीजेपी के खिलाफ जाते हैं। जिन कंपनियों के खिलाफ इनकम टैक्स ईडी के छापे पड़ते हैं, वो कंपनियां जब पैसा दे देती हैं, चंदा दे देती हैं सरकार को, तो उनके खिलाफ जांच बंद हो जाती है। जो करोड़ रुपए का चंदा दे देती हैं उनका करोड़ों रुपए का ठेका दे देते हैं। ये तो पब्लिक डोमेन में आ गया। सरकार ने इन्हीं कारण से तो इन तथ्यों को बाहर आने से रोकने की कोशिश की, हर कदम पे प्रयास किया कि तथ्य सामने ना आने पावे। जब पब्लिक डोमेन में है तो आप इस बात से कैसे बच सकते हैं कि आप चंदा लेने के लिए आप किन किन तरीकों का आपने अख्तियार किया, और जब आप खुद आकर डूबे हुए हैं तो आपके आरोप को लोग कैसे स्वीकार कर लेंगे? सवाल इस बात का। हाँ, इस और दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी तो पहले बीजेपी का सहयोग कर रही थी। संसद में जब धारा 370 खत्म होने का विधेयक आया तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी थी, तब तो उसने विरोध नहीं किया। उसी भाषा को बोल रही थी जो बीजेपी बोल रही थी। जो सीए खिलाफ आंदोलन चला दिल्ली में, वो कभी समर्थन नहीं किए, पूछने तक नहीं गए अरविंद केजरीवाल साहब। जो जहांगीरपुरी में मकान गिराए जा रहे थे वहां भी नहीं गए अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने के लिए। वो तो लगभग वही भाषा बोल रहे थे जो बीजेपी बोल रही थी, और पार्टी को हमने आपको आप गुजरात में आप खड़े हुए, गुजरात के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा हो रहा था, बीजेपी प्रमोट कर रही थी आम आदमी पार्टी को। लेकिन ये आम आदमी पार्टी को लगने लगा कि अगर वो गैर भाजपा राजनीति करके आगे बढ़ना उनको है तो उनको गैर भाजपा राजनीतिक दलों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा कोई तीसरा कोण बनने के लिए तैयार, जनता बनाने के लिए तैयार नहीं है। अब जब वो अलग इंडिया दल समूह के तो शामिल हो गए तो बीजेपी की बेचैनी हो गई और इस तरह कार्रवाई शुरू हो गई। तो यह जो कार्रवाई अभी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो रही है, मेरा अपना मानना है कि लोग इसको उत्पीड़न की कार्रवाई मानते हैं, विंडिक्टिवनेस मानेंगे। जी नहीं, बहुत बहुत अच्छा। ये बहस के आखिरी चरण में जाने से पहले मैं अपने सभी जो श्रोताओं से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल जो भी देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन की घंटी है, अगर आप उसको दबा देंगे तो आपको हमारे कार्यक्रमों की सूचना ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। तीसरी बात यह है कि हमारे कार्यक्रमों को लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और इसके साथ ही अगर आपको डिबेट पसंद आती है तो आप कृपया अपने मित्रों से भी इसको शेयर करें। अपने जो सोशल मीडिया हैंडल हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, वहां भी इसको शेयर करें, और अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं वहां भी शेयर करें। इससे हमारी बहुत मदद मिलेगी लोगों तक पहुंचने में। आखिरी दौर में मैं एक सवाल जो बार बार से पिछले दिनों से उठता रहा है वो ये है कि भाई केजरीवाल जी जैसे हेमंत सोरेन ने त्यागपत्र दे दिया जेल जाने से पहले, जैसे लालू यादव ने त्यागपत्र दिया, तो वैसे वो त्यागपत्र क्यों नहीं दे रहे हैं मतलब मुख्यमंत्री के पद से? इसके पीछे क्या उनकी रणनीति है या पद से चिपके रहने की उनकी भावना है? जगदीप जी। जी, स्पष्ट तौर पे दिखता है कि उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो उनकी राजनीति का आधार है, और ये
ही वही लोग हैं जो सबसे पहले जिन्होंने राजनीतिक आदर्शवादिता की बात की थी और ये कहा था कि जब कोई आक्षेप या आरोप लगा है तो सबसे पहले उस राजनेता को त्याग पत्र दे के और जब तक वो उसमें स्पष्ट ना हो जाए, उसमें साफ उससे नहीं निकल आते, तब तक उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आज जब परिस्थितियां ऐसी आई हैं जहां इनके ऊपर बात आई तो ये उस सिद्धांत को भूल के और अपनी महत्वाकांक्षा में नए सिद्धांत गढ़ने में लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीधे सीधे रूप में इनकी राजनीतिक आकांक्षाएं हैं जो इनको विवश कर रही हैं कि ये अपने नई परिभाषाएं बनाएं और उस परिभाषाओं के अंतर्गत अपने आप को डिफेंड करते चले जाएं। अदरवाइज अगर राजनीति की शुचिता की बात करें तो अगर आक्षेप लगा है, आरोप लगा है, तो उसमें एक अपनी तरफ से त्यागपत्र को देना और अपनी ईमानदारी को उतना ही मजबूती से लोगों के सामने रखना, ये राजनीतिक यूं कह लीजिए कि एक शुचिता आदर्श की बात हो सकती है। लेकिन आज इन्होंने जिस तरह से त्यागपत्र ना दे के और जेल से प्रशासन चलाने की, सरकार चलाने की बात की है, ये एक तरह से देखा जाए तो जन विमर्श में बने रहने के लिए एक रणनीति का हिस्सा है। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि ये इनकी अपनी राजनीति को बचाए रखने की एक कवायद है और इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि उनको कुर्सी का जो मोह है उसके प्रमाण जो है पहले हमें मिल चुके हैं जब से ये पार्टी का गठन हुआ और जितने लोग इस पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण योगदान जिन लोगों ने दिया उनको किस तरह से एक एक करके किनारे किया गया, उनकी शिकायतें सार्वजनिक रूप से उजागर भी हो चुकी हैं। तो उन सब पक्षों को देखें तो आज ये व्यक्ति केंद्रित राजनीति का एक उदाहरण मैं कह सकता हूं। सुनील जी, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए या क्या वो इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम पर शायद आम सहमति न हुई हो पार्टी में, या वो कोई और नया पावर सेंटर नहीं बनने देना चाहते, आतिशी और संजय सिंह किसी और को बना के? मतलब ये हालांकि कोई कानून नहीं रोकता उनको बने रहने से मुख्यमंत्री, ये हाईकोर्ट में भी याचिका गई थी, स्पष्ट कर दिया गया, लेकिन प्रैक्टिकली तो इसका प्रशासन पे असर भी पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री जेल में है तो आप जेल से तो सरकार चला नहीं सकते। तो आप किस रूप में देखते हैं इसको? मैं इसको अरविंद केजरीवाल की एक रणनीति मानता हूं कि सरकार उनकी केंद्र की सरकार या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की रिपोर्ट पर उनकी सरकार बर्खास्त करने की कोशिश की जाए और ये आरोप लगे कि एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया। मैं इसको एक राजनीतिक लड़ाई के रूप में मानता हूं। वह इस विमर्श को पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए बार बार उनके नेता कहते हैं कि हमारी सरकार को गिरा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। उनके वो आम आदमी पार्टी के अंदर से ये बात कहीं नहीं पैदा हो रही है। यह पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की रणनीति है लोगों की सहानुभूति को अपने साथ बनाए रखने के लिए, यह बनाए रखने के लिए कि उनकी सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है, यह बात करने के लिए कि उनके कार्य करने में अवरोध पैदा किए जा रहे हैं और यह सरकार जो जन कल्याण के कार्यक्रम लागू करना चाहती है उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर पा रही। वह अपने एजेंडे को इसके माध्यम से लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं। आतिशी आज घूम घूम के कह रही है कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्या कर लिया गया है, कल नहीं कह पाएंगे। एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का जो विमर्श है वह लोगों के बीच में बनाए रखने के लिए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी इस पर जोर भी नहीं दे रही है। मैं केजरीवाल साहब के इस कदम को उनके पदलोलुपता नहीं मानता, मैंने उनकी महत्वाकांक्षाएं तो है ही हैं, इससे कोई इनकार थोड़ी कर सकता। हाँ, राजनीति में जो है वो तो और राजनीति में महत्वाकांक्षा का कोई पाप नहीं है, उस बिल्कुल सही है।
लेकिन वह अपने विमर्श को अपने तरीके से लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं। ये बात कही जा रही है ना कि बाहर जगह बात कही जा रहा है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे अब यह बात तो अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो बात नहीं कही जाएगी। मेरा अपना मानना यह है कि उनकी एक राजनीतिक रणनीति है जिसके तहत इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि फिर मनीष सिसोदिया और जैन साहब को इस्तीफा क्यों हो गया? तो उनके पास मंत्रालय थे, विभाग थे। अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं जो जहां पे इनकी उपस्थिति या इनका हस्ताक्षर आवश्यक होता। कैबिनेट की मीटिंग करना मुख्यमंत्री का काम है, नहीं होगी या नहीं होगी तो और विमर्श बनेगा कि सरकार, बीजेपी केंद्र की सरकार हमको काम नहीं करने दे रही है। और अगर उनकी सरकार भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, वही वो चाहते हैं कि एक अलग तरह की राजनीति बनेगी कि आप जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, चुनी हुई सरकार को आप चलने नहीं देना चाहते। मैं पूरे घटनाक्रम को मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की एक रणनीति है अपने विमर्श को लोगों के बीच में ले जाने और भारतीय जनता पार्टी को जन विरोधी बताने की। जी, तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। केजरीवाल चाहते हैं कि भाई मोदी जी उनको बर्खास्त करें ताकि एक और मुद्दा मिले आप पार्टी को कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक डिक्टेटर की तरह से काम कर रहे हैं, जैसा कि तमाम लोग उनके आलोचक कह रहे हैं। भवेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। मैं सुनील शुक्ल जी जो कह रहे हैं उससे मैं 100% सहमत हूं। ये पार्टी की रणनीति है और उसमें मैं ऐड ये करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी, देखिए मैं मानता हूं कि आजादी के बाद एक ऐसी पार्टी है जो एक्टिविज्म से पैदा हुई। बहुत सारी पार्टियां क्षेत्रीय आधार पर बनी, बहुत सारी पार्टियां जो अपने खुद को राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, और उसके बाद खानदानी पार्टियां हो गई। आप देखिए पूरा एक लिस्ट देख लीजिए भाई, हजारों पार्टियां हैं इस देश में, पार्टियों की कमी नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने लोगों के सामने किस तरह का एक रखा है, पढ़े लिखे लोग आए हैं उसमें काम करते हैं और एक अलग तरीके से काम करने का उन्होंने एक वो बनाया है। तो आप कैसे आप ये महसूस करते हैं कि वो एक ट्रेडिशनल रास्ता अपनाएगी कि जैसे ही उसके मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो वो भी सोरेन की तरह इस्तीफा दे देंगे, वो भी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को डिप्टी मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना के कर देंगे। तो वो ट्रेडिशनल लोग नहीं है, इसीलिए अनट्रेडिशनल रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और उनकी रणनीति काम भी कर रही है। सुनील शुक्ल जी इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि वो मैसेज देना चाहते हैं कि एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है और वो मैसेज सही जा भी रहा है। आज वो घूम घूम के क्या प्रचारित कर रहे हैं? आज जब लोगों में ये गुस्सा बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को जो ग्रिल करेंगे, जो चुनाव में उसके खिलाफ में जो माहौल बनेगा, और जो महत्वाकांक्षा की आप बात कर रहे हैं, कौन से राजनीतिक दल को महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए? बगैर महत्वाकांक्षा के क्या देश के बारे में महत्वाकांक्षा होगी, अपने बारे में महत्वाकांक्षा होगी कि उनको किस पद पर पहुंचना है। महत्वाकांक्षा, मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि हम कोई साधु संत नहीं है, राजनीति में कुछ मतलब संतगिरी करने नहीं आए। महत्वाकांक्षा होती है, हर नेता की महत्वाकांक्षा अपने लिए भी होती है। क्योंकि हम अगर मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं तो हमने जो नक्शा बनाने का, हमने जो एक रोड मैप बनाने का या समाज या देश बनाने का या राज्य बनाने का सपना देखा है, तो वो उस पद पर रख के ही संभव हो सकता है। अगर आप सपना देखते हैं कि आप एडिटर बने तो आपका सपना होता है ना कि अखबार मेरे हिसाब से निकले, खबरें आपके हिसाब से कवर हों। तो ये सपना शायद ऐसा होता है और सपने को हम ये मान लेते हैं कि पद लोलुप। तो एक दोनों ही चीजें होती है। आप कह सकते हैं कि संपादक बनना उसका पद लोलुपता है कि ज्यादा सैलरी मिलेगी और ज्यादा जो है पावर उनके पास होगा, सब कुछ सब लोग उन्हीं की पूजा करेंगे। लेकिन नहीं, संपादक बनने का हमारा जो सपना होता है वो इसलिए होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से पत्रकारिता होती, हमारे हिसाब से अखबार निकलता, हमारे हिसाब से चैनल चलता, किस तरह की खबरों को महत्व मिलना चाहिए, समाज के कौन से विषय ज्यादा प्रमुखता से सामने आए। तो ये एक सपना राजनेताओं के अंदर होना चाहिए। उस सपने को, हमें उस सपने को देखना भी चाहिए। हमें भी देखना चाहिए कि क्या उस राजनेता में इस तरह का कोई सपना है, इस तरह की महत्वाकांक्षा है, तो उस महत्वाकांक्षा को हमें भी पुश करना चाहिए कि नहीं सही है ये। तो उस आधार पे आकलन करें। क्या मोदी के भी एक सपना था, मोदी का भी महत्वाकांक्षा थी कि वो उसके हिसाब से देश चलेगा, चल रहा है, चला रहे हैं वो अपने हिसाब से, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं ना भाई। और सब लोग
उनको चुन के भेजा है, वहां बैठा के संविधान रूप से बंधे हुए हैं, इसलिए उनकी मान भी रहे हैं। तो ये महत्वाकांक्षा कोई राजनीति में बुरी चीज नहीं है, और मुझे लगता है ये इस चीज को बहुत ही क्लियरिटी से जनता धीरे धीरे, देखिए ये विमर्श जो है जनता तक जा रहा है। अब सारे सवाल जनता के सामने हैं, किस तरह के चुनाव में मुद्दे हैं, किस तरह के नेता हैं, किस तरह के सवाल हैं। देखिए अब सालों साल गुजर गए राजनीति में भी, तो सवाल और मुद्दे वही नहीं रहेंगे, विमर्श वही नहीं रहेगा, नए विमर्श आएंगे और उन विमर्श पर भी जनता वोट करेगी। तो एक राजनीति में अगर ये नया विमर्श आया है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। जब हमने मोदी का स्वागत किया 14 में, मोदी को बहुत सारे लोगों ने, भाई फ्लोटिंग वोट ही तो मोदी को गया ना, जिसकी वजह से आज 10 साल से वो शासन में है। नहीं, जो लोग देख रहे थे कि बदलते हुए भारत को देखना है। जी आप सही कह रहे हैं, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी की भी प्राइम मिनिस्टर बनने की महत्वाकांक्षा के कारण ही वो देखिए तमाम बड़े बड़े पूंजीपतियों का साथ लिया उन्होंने, और एक राम मंदिर का सहारा ले रहे हैं, और तमाम जो कम्युनल हेट्रेड का सहारा ले रहे हैं। तो भाजपा का खुद का भी चाल चरित्र चेहरा बदल गया है, तो भाजपा जो है वो आरोप लगाने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन जगदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं देता हूँ। लेकिन चूंकि एक सार्वजनिक चर्चा में ये सारी बातें आ रही, तो हम उचित समझते हैं कि भाई उस विषय के हर पहलू को हम लोग उस पर बात करें। जी जगदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए राजनीति में ये बड़ा स्पष्ट हमें समझ लेना चाहिए कि महत्वाकांक्षा का अर्थ क्या है और उद्देश्य का अर्थ क्या है। और राजनीति एक दृष्टिकोण का नाम है, राजनीति कोई एक रणनीति का नाम नहीं। ये मूल जो भेद है इसको जान लेना बहुत आवश्यक है, तभी हम किसी समीक्षा पे या किसी आकलन पे पहुंच पाएंगे। जी देखिए महत्वाकांक्षा जो है अगर सिंपल परिभाषित करें तो सोने का जो हिरण जिसका व्याख्यान आता है एक शास्त्र में, उसके परिणाम क्या थे, और एक मछली की आंख जिसका शास्त्रों में ही वर्णन आता है उसके परिणाम क्या थे। महत्वाकांक्षा आपको किस दिशा में ले जाती है और उद्देश्य का तीर किस दिशा में जाके लगता है। और राजनेता अगर देखिए महात्मा गांधी को ये देश मानता है, क्या दिया उन्होंने देश को? एक दृष्टिकोण। आज देश को एक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, उस दृष्टिकोण के तहत देश की प्राथमिकताओं को तय करने की आवश्यकता है। ये सारी बातें मैंने उसी संदर्भ में बोली है। ये मेरे को अपना आपका संदर्भ सही है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि तमाम नीति और रणनीति और उसकी जो परिभाषाएं हैं बदलती रहती हैं। महाभारत युद्ध का अगर हम अवलोकन करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ भी एक लंबी चार्जशीट तैयार हो जाएगी कि किस तरह से उन्होंने कर्ण का वध कराया, जयद्रथ का वध कराया और सब किया। तो राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति, ये बहुत सारे उसके अलग अलग मानदंड हैं। और आज सवाल यह है कि बड़ी बुराई कौन है, देश को खतरा किससे है? देश के सामाजिक सौहार्द को, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को, देश के मतलब जो भाईचारा है, देश के जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनको किससे बड़ा खतरा है? ये एक बड़ा प्रश्न है आज हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में। और वो मुझे लगता है वो भी इसी विमर्श का हिस्सा है कि आप नहीं चाहते कि भाई कोई वैकल्पिक नेतृत्व खड़ा हो, कोई वैकल्पिक पार्टी खड़ी हो, कोई वैकल्पिक नीतियां बने या कोई और पार्टी उभरे। तो उसके लिए चाहे आपको नोटबंदी करनी पड़े, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, इलेक्टोरल बॉन्ड का एक फ्रॉड करना पड़े कि आपने कानून के जाल में उसको किया, आपने पीएम केयर फंड का एक पूरा वो क्रिएट किया है गोपनीय दान लेके, और उसको कहाँ खर्च करते हैं कोई ऑडिट नहीं। तो सवाल मोदी जी से भी है, लेकिन यह है कि आज देश में मोदी जी से सवाल पूछने के अवसर कम है और वो अवसर देना भी नहीं चाहते। 10 साल हो गए, आज तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। और
पूरा उन्होंने मीडिया को इस तरह से कंट्रोल किया है कि जो मोदी जी का काम करने का तरीका है उस पर कोई बहस ना हो, बाकी सब पे बहस होती रहे। तेजस्वी पे बहस हो जाए, नीतीश पे बहस हो जाए, अखिलेश यादव पे बहस हो जाए, ममता बनर्जी पे हो जाए, सब पे हो जाए, लेकिन मोदी जी को कोई क्वेश्चन ना करे। तो ऐसा तो संभव नहीं है। जो लोग इस देश के सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, संविधान प्रेमी हैं, लोकतंत्र प्रेमी हैं, वो तो बहस जारी रखेंगे, चाहे जेल के बाहर से और चाहे जेल के अंदर से। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आपका। और कल फिर हम 8:30 बजे रात मिलेंगे ऐसी ही किसी सार्वजनिक हित के विषय पर चर्चा के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।